हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले हेडर समझना हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो मीनिंग इज वेरी सिंपल। अगर कोई प्रॉमिसर यानी कोई भी बंदा जिसने किसी चीज के परफॉर्मेंस का प्रॉमिस कर रखा था, तो वो बंदा परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी तो हो गया, बट सामने वाले ने उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया। तो सवाल ये उठता, ये ऐसा अगर रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस हो गया तो यहां सवाल उठता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तो लॉ के नजरों में इसका एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होगा, ये हमें यहां पे देखना पड़ेगा। ओके, तो हेडर आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भाई प्रोमिसर है जिसने कोई परफॉर्मेंस करने का प्रॉमिस किया था। अब वो परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस करने की डेट आई तो बंदा अपना परफॉर्मेंस कर भी रहा था, बट सामने वाले बंदे ने उसका एक्सेप्टेंस नहीं किया। तो सवाल ये उठता कि ऐसा रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए तो इसका हम लोग क्या करेंगे। तो ये जब आपके सामने सवाल आएगा तो आपने याद करना सेक्शन 38 को। सेक्शन 38 इसकी पूरी डिटेलिंग आपके सामने रखेगा और आपको बताएगा कि ऐसे वक्त इसका इफेक्ट क्या होगा और क्या नहीं। ये पूरा की पूरा आपको कौन बताएगा, सेक्शन 38 बताएगा। ओके, तो एक बार हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं और फिर उसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी। मतलब जो प्रोमिसर है उसने अपना परफॉर्मेंस के लिए ऑफर तो कर दिया था, और किसे ऑफर कर दिया था, प्रोमिसी को ऑफर कर दिया था। एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और ये किसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो भाई प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, बात समझ के लिए ना, प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस तो करी बट प्रोमिसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज इट देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या निकल रहा है बच्चों, कि भाई जब भी आपका प्रोमिसर रहेगा ये कभी रिस्पॉन्सिबल फिर नहीं माना जाएगा अगर उसने प्रॉपरली अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, बट अगर प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करने से मना करे तो मीन वाइल आफ्टरवर्ड्स कभी आपके प्रोमिसर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ओके, इसको और प्रॉपरली समझना है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर, यहां पे जरा सा आप लोग ध्यान दे देना। ओके, चलो देखो, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए, और ए को मैं यहां पे बोलता हूं प्रोमिसर। ए ने प्रॉमिस किया था कि ये 100 केजी ऑफ वेट, ठीक है, 100 केजी ऑफ वेट सप्लाई करने वाला है। ओके, और ये किसे सप्लाई करने वाला है, बी नाम के एक बंदे को सप्लाई करेगा। तो ए एक प्रोमिसर है, इसने 100 केजीज ऑफ वेट सप्लाई करने का वादा किया, और किसको करने वाला है बताना, बी नाम के एक बंदे को सप्लाई करने वाला है। ओके, अब होता क्या है, ये सप्लाई की डेट फिक्स थी 16 ऑफ अगस्त, मतलब पहले से डिसाइड हो चुका था कि भाई 16 अगस्त 2020 को ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को सप्लाई करने वाला है। ये बात आप लोग दिमाग में रखना। ओके, और कितना सप्लाई करने वाला था, 100 केजी ऑफ वेट वो सप्लाई करने वाला था। ये चीज आपके दिमाग में गई होगी। अब हुआ ऐसे, 16 ऑफ अगस्त की डेट को ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को डिलीवरी देने तो चला गया, या मैं बोलूंगा बस ये वीट सप्लाई ही करने वाला था, डिलीवर करने ही वाला था। तो बी ने क्या कर दिया, बी ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। ओके, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। बी बोलता है मुझे ये पर्टिकुलर वेट नहीं चाहिए, तो बी ने यहां पे डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया। अब तो सवाल ये उठता कि भाई प्रोमिसर तो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी था। ओके, 16 अगस्त की डेट को ये डिसाइड जब हो चुका था कि प्रोमिसर माने ए 100 केजी ऑफ वेट सप्लाई करेगा बी को, ये तो पहले से डिसाइडेड था। और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग
प्रोमिसर 16 अगस्त को डिलीवरी भी दे रहा था, बट ये जो पर्टिकुलर बी है इसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। ही हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। तो सवाल है, ऐसा अगर होगा तो फिर क्या होने वाला है? ओके, तो याद रखना, अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो ये जो आपका प्रोमिसर है ना बच्चों, तो प्रोमिसर विल नॉट बी लाइबल या विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल चल के बी बोलने लग जाए, क्या बोलने लग जाए? ए इज नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कल चल के बी बोलता है ए हैज नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मुझे बताना क्या ऐसा क्लेम बी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जवाब है, ऐसा क्लेम बी कभी भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब कोई प्रोमिसर अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करने लगता है, बट अगर सामने वाला बंदा दैट इज प्रॉमिसी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो हमेशा याद रखना, अगर बी उसे एक्सेप्ट ना करे तो फिर वहां पे वो कभी बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि प्रोमिसर हैज नॉट मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस नहीं करी, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इस बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, तो बस यही बातें यहां पे दे के रखी हुई है, आई होप सबके दिमाग में गई होगी। देखो क्या बोलता है, where a promiser has made an offer of performance। ओके, जब प्रोमिसर ने ऑफर किया था परफॉर्मेंस करने का टू द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी को परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर किया था प्रोमिसर ने, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और ये ऑफर लेट से एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ओके, तो फिर नॉन परफॉर्मेंस के लिए कभी प्रोमिसर क्या नहीं होगा? रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्योंकि बेटा बात तो सिंपल है ना, आपने इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने तो अपने तरफ से डिलीवरी देने के लिए ट्राई तो कर लिया था, बट वो तो बी था जिसने वो डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं करी। तो यहां पे हमेशा याद रखना, ये जो ए रहेगा प्रोमिसर रहेगा, ये इधर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और इसके कॉन्ट्रैक्ट में राइट भी बहुत सारे, जैसे प्रोमिसर, अब जैसे बी यहां पे क्या कर रहा है? डिलीवरी लेने से मना कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपको लगता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पे हो गया था कि ए बी को सप्लाई करेगा 100 केजी और बी बदले में पैसे देने वाला है किसको? ए नाम के बंदे को। ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा ही हुआ होगा। तो अगर लास्ट मोमेंट पे बी मना कर देता है तो प्रोमिसर को तो राइट्स तो अवेलेबल रहेंगे। ये जो प्रोमिसर रहेगा ना, इसे राइट्स अवेलेबल रहेंगे क्या? तो जवाब है जी हां, इसके पास में राइट्स अवेलेबल है। अगर आपको समझ रहा होगा तो बी ने डिलीवरी लेने से ही मना नहीं किया, बल्कि यहां आप लोग समझ सकते हो देयर विल बी अ केस ऑफ योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी हुआ है। तो अगर ए चाहे तो अपने राइट यहां पे यूज कर सकता, दैट इज वो क्या क्या काम कर सकता है? या तो स्यू कर सकता है फॉर द डैमेजेस, या फिर जो भी परफॉर्मेंस करा के लेनी है उसके लिए भी स्यू कर सकता है। कौन बताना? ए। तो हमेशा याद रखना, अगर आप आपके तरफ से परफॉर्मेंस कर रहे हो, यू हैड मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ, लेकिन प्रोमिसी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट, लेकिन प्रोमिसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो याद रखना प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो नॉन परफॉर्मेंस के लिए कभी प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट में, या मैं जो भी बोलूंगा इसके जो भी राइट्स होते हैं, ये राइट्स भी उसके यहां से क्या नहीं होने वाले? लूज नहीं होंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। दिस इज योर नथिंग बट द सेक्शन 38। ओके, ये हमारा कौन सा सेक्शन होने वाला है? सेक्शन 38 होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या बोला है? एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द सर्टेन कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोग ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो ना, अब ये एग्जांपल देखोगे तो यहां मिस्टर ए ने क्या किया था बताना, इसने ऑफर टू परफॉर्म तो अपनी तरफ से कर दिया था। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ऑफर टू परफॉर्म। तो ये ऑफर टू परफॉर्म किसने कर दिया था? ए ने अपने तरफ से कर दिया था, बट बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो अब सवाल ये उठता,
प्रोमिसर के पास में राइट्स रहेंगे जो नॉर्मली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होते वैसे राइट्स अवेलेबल होंगे, और ना ही बी फ्यूचर में बोल सकता कि ए ने नॉन परफॉर्मेंस किया, ऐसा भी बी कभी बोल नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखना। बट ये जो ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो ना बच्चों, तो ये ऑफर के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है। ऐसा नहीं कि आप कैसा भी ऑफर करोगे, कभी भी ऑफर करोगे, और अगर प्रॉमिस ही रिफ्यूज कर दे तो फिर आप बोल देंगे कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है और हमारे पास में राइट्स अवेलेबल है, ऐसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं चलेगा। जब आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ओके, वो कंडीशंस फुलफिल हुई तो आपने जो परफॉर्मेंस किया तो फिर माना जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस प्रॉपरली हुआ। बट सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो सामने वाला आपके ऊपर कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपने नॉन परफॉर्मेंस किया, बट उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1 क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब जो आप लोग ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, ओके, जो परफॉर्मेंस करने का आप लोग ऑफर करने वाले हो, तो वो ऑफर आपका अनकंडीशनल होना चाहिए। वो ऑफर आपका कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या निकलता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल ऑफर? तो मीनिंग इज वेरी सिंपल। अब मान के चलो यहां पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ए यहां पे कौन है? प्रोमिसर। इसने बी को ऑफर किया था। किस बात का ऑफर किया था? वो 100 केजीज ऑफ व्हीट सप्लाई करने का। और एक्चुअल में इनमें कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, सिर्फ डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने चला था कौन? आपका प्रोमिसर मिस्टर ए। लेकिन बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो ये जो आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे ना, ये जो 100 केजी ऑफ व्हीट सप्लाई करने वाला था आपका मिस्टर ए, तो ये ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए। ये बात याद रखना बच्चों, ये ऑफर भी कैसा होना चाहिए बताना? अनकंडीशनल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या निकलता? मीनिंग इज दैट अगर आप बोलते हो कि मैं तुझे 100 केजी ऑफ व्हीट सप्लाई करूंगा, बदले में तू मुझे ये भी सप्लाई कर दे, ऐसी मतलब कोई कंडीशंस अगर आप डाल के रखते हो तो ये बातें चलेगी कि नहीं चलेगी? तो जवाब है नहीं चलेगी। ओके, आप कोई कंडीशंस डाल नहीं सकते। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 100 केजी ऑफ व्हीट सप्लाई करोगे और सामने वाला आपको पैसे देगा, तो जब आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हो ना, दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। अगर कोई आप कंडीशन लगा के परफॉर्मेंस दोगे तो फिर वो तो क्या करने वाला है? सामने वाला तो रिफ्यूज ही करेगा। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अब ये जो पर्टिकुलर ए है, ओके, ए बी को क्या बोलता कि यार देख, मैं तेरे को 100 केजी ऑफ व्हीट तो सप्लाई कर दूंगा, लेकिन बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को 10 केजी ऑफ राइस भी देने पड़ेंगे। ओके, अब बी बोलेगा यार अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ डिसाइडेड ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो बस इतना ही था, तू मुझे 100 केजी ऑफ व्हीट दे और मैं तुझे बदले में पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बस इतना ही था। तो अगर फिर भी प्रोमिसर कंडीशंस रखे, वो बोलता है भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो इतना ही था, बट तुझे मुझसे 100 केजी ऑफ व्हीट चाहिए तो तुझे मुझे 10 केजी ऑफ राइस देने पड़ेंगे, पैसे तो अलग से देने ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई बचकानी बात हो जाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर उसके अंदर कंडीशन अटैच हो जाए आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको क्या लगता? क्या ये बी उसे एक्सेप्ट करेगा? तो जवाब है वो तो एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला। ओके, ये तो रिफ्यूज ही करने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो हमेशा बात समझ के लेना, जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो ना बच्चों, तो ऑफर टू परफॉर्म हमेशा आपका अनकंडीशनल होना चाहिए। ऑफर टू परफॉर्म आपका कैसा होना चाहिए बताना? अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर आप कंडीशंस को अटैच कर देते हो तो ये तो फॉर श्योर शॉट है कि ये सामने वाला बंदा तो उसे रिफ्यूज ही करेगा, इन शॉर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे बात समझे या नहीं समझे? तो क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला, ओके, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसमें क्या यहां पे बी की गलती आपको नजर आ रही है? मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, प्रॉमिसर उसे 100 केजी देगा, बी उसे पैसे देगा, दिस वाज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। और ये बोलता है मैं 100 केजी सप्लाई करूंगा, तो मुझे पैसे भी देना और 10 केजी ऑफ राइस भी देना। अगर ऐसी कंडीशन आप डाल दोगे परफॉर्मेंस करते वक्त, तो ये तो श्योर है ना बच्चों कि ये जो बी नाम का बंदा है ना, ये रिफ्यूज कर देगा।
क्या रिफ्यूज करने वाला है बताना। ये बंदा रिफ्यूज कर देगा परफॉर्मेंस करने से। वो बोलेगा भाई बात तो बस वीट सप्लाई की और मैंने तुझे पैसे देने की हुई थी, ये राइस कहां से बीच में आ गए। तो ये तो डेफिनेटली उसे क्या कर देगा, रिफ्यूज। तो क्या ऐसे वक्त फिर भी इस प्रोमिसर के पास में सब राइट्स अवेलेबल होंगे क्या बच्चों? तो जवाब है अब अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, जब तक आपकी परफॉर्मेंस अनकंडीशनल हो और ये सामने वाला बंदा उसे रिफ्यूज कर दे तो जाके इनके पास में राइट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, लेकिन आप ऐसी कंडीशन अटैच करके रखोगे तो इनके पास में, इस प्रोमिसर के पास में कोई राइट अवेलेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देखो एक बात कंक्लूड करके आपको मैं बताता हूं। ओके, कंक्लूसिवली मैं आपको समझाता हूं। एक बात सबसे मेन चीज यहां पे एक ही रहेगी कि आप लोगों को अगर मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था और वो आप परफॉर्म करने भी वाले थे और परफॉर्मेंस करते वक्त सामने वाला उसे रिफ्यूज कर दे तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे और आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी है। हाँ, बट उस चीज के लिए कुछ कंडीशन लगती और पहली कंडीशन क्या है बताना, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। आप जब परफॉर्मेंस करते हो तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन भी हमको देखनी पड़ेगी बच्चों। द सेकंड कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस। ओके, अब मतलब जब आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो फिर वो ऑफर टू परफॉर्म आपको एक तो प्रॉपर टाइम पे करना पड़ेगा या फिर प्रॉपर प्लेस पे आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर प्लेस पे आप लोग क्या नहीं करने वाले, आप लोग अगर परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो ये तो बात फॉर श्योर होगी। ओके, कि आपका सामने वाला बंदा तो उसे क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा परफॉर्मेंस करने के लिए। ओके, चलो मैं आपको एक मेरे एग्जांपल से मैं आपको ये सब बात समझाता हूं। ओके, अब देखो बच्चों, ये बात है ऐसा पकड़ के चलो पिछले ईयर की। ओके, पिछले ईयर के ऐसा पकड़ के चलना, फेब की ये बात है। ठीक है, फेब की बात है। अब मैंने क्या किया था, अपने क्लास पे पहले सिर्फ चेयर्स हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी चेयर्स हुआ करती थी और मैंने देखा जब मैं इंटर की बैच लेता था, अब काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने पास में पूरे की पूरे सब्जेक्ट उनके थे। तो वो इंटर के बेचारे बच्चे आते तो वो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलना 8 आवर्स तो बस अपने ही क्लास में पढ़े हुए होते थे। कितने, 8 घंटे। और क्योंकि वो बहुत अलग अलग एरियाज के थे, जैसे ओल्ड जालना एंड ऑल, मतलब उधर के थे वही साइड के, कोई अंबड़ चौफुली, कोई ओल्ड जालना वगैरह। एक बच्चा राजूर का था। ओके, एक देवलगांव राजा का था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी ये बच्चे पहले इतने दूर से आ रहे तो इनको मैं 2 बार तो क्लास पे बुला नहीं सकता। ओके, तो इनके कंटिन्यू लेक्चर होते थे। इसमें आप ऐसा पढ़ के चलो हाफ एन आवर का मैं इनको एक ब्रेक देता था लंच के लिए। ओके, तो बाकी आप पकड़ के चलो 7.5 घंटे ये बच्चे लोग उधर ही बैठते थे। अब प्रॉब्लम क्या फेस होने लग गई उन बच्चों को, ये लोगों को लिखने में बड़ी तकलीफ हो रही थी चेयर्स पे। ओके, अब आप भी समझ सकते हो ना, चेयर पे कोई बंदा लिख कैसे सकता है। ओके, मॉड्यूल इतने मोटे मोटे होते हैं और बुक वगैरह फिर उस पर कैंसी होता है, तो अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में तो वाट लग जाती थी बच्चों की। ओके, अब ये बात मेरे को रियलाइज हुई कि यार ये बड़ा गंदा काम चल रहा है, ये बच्चों की बड़ी परेशानी हो रही है। ओके, तो मैंने क्या किया, विद इन 10 to 15 डेज मैंने एक डिसीजन लिया कि यार अपने को बेंचेस लेके आने के। ओके, तो अकॉर्डिंगली आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 20 बेंचेस। तो मैंने 20 बेंचेस के लिए फिर क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। सिंपली भाई आपके ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी परेशानी ना हो उसके लिए, या वो भी बात हो गई भाई इतने देर, सच्ची भी बात है इतने देर आप बैठ भी कैसे सकते हो, तो अकॉर्डिंगली मैंने 20 बेंचेस का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो वो बंदे को बोला भाई जल्दी से जल्दी तो मुझे ये बेंचेस की डिलीवरी देना। तो बोला साहब ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर आपको बेंचेस वगैरह सब बना के रेडी करके भेज दूंगा। मैंने बोला ठीक है। ओके, अब हुआ इसे, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया और अप्रोक्स 3 दिन के बाद की बात है, एक बंदे का अब रात के 11 बजे, ओके व्हाट आई एम टेलिंग, और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियल इंसिडेंस है। 11 बजे थे रात के और 11 बजे मेरे को एक कॉल आया। ओके, एंड दैट वाज फ्रॉम अननोन नंबर। अभी मैं परेशान में बोला यार 11 बजे कोई बंदा अननोन नंबर से कॉल कैसे कर सकता है। ओके, बट फिर भी मैंने कॉल पिक किया और कॉल पिक किया
तो एक ट्रांसपोर्टर का मेरे को वो नंबर लगा, वो बंदे ने बोला भाई मैं ये ट्रांसपोर्टर बोल रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर जो गाड़ियां वगैरह वो चलाता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, ये इंट्रोडक्शन मुझे क्यों दे रहा है। ओके, तो बंदा बोलता है साहब तुम्हारे बेंचेस थे ना। मैं एकदम से क्लिक हो गया क्योंकि मैं तो आधी अधूरी नींद में था। ओके, और एकदम से बेंचेस बोलता है, मैं तो हड़बड़ा के उठ गया। मैं बोला हाँ, उन बेंचेस का क्या हुआ। तो बंदा बोलता है साहब तुमने 3 दिन पहले ऑर्डर दिए ना, तो ये ऑर्डर लेके मैं आया हूं। ओके, और वो क्या बोलता है, मैं 11 बजे ये ऑर्डर लेके आया। 11 बजे फोन किया था बंदे ने। अब एक बात बताना है, 11 बजे कोई ये बेंचेस लेके आए, मैं वहां पे जाता, बेंचेस नीचे से ऊपर लेके जाना 20 बेंचेस की बात है। और आपको नहीं लगता है रात को आप ऐसे धंधे करोगे, बेंचेस यहां से वहां डालोगे, तो बेटा लोगों को अजीब ही शक होता, लोगों को लगता है ये बेंच ला नहीं रहे, उठा रहे यहां से। ओके, तो फिर मैंने उसे बोला भाई ये 11 बजे के टाइम ये सूटेबल नहीं है। ओके, दिस इज अनसूटेबल टाइम। आप क्या करो, अभी लेके जाओ, तुम मेरे को फिर अब कल ही लाके देना। वो बड़ी झिकझिक करने लग गया, साहब इतने दूर से मैं लाया हूँ ऐसा वैसा। बट मैंने बोला कि भाई तू टाइम देख, अभी टाइम कितना हो रहा है, 11 बजे है। क्या 11 बजे कोई बेंचेस लाके रखेगा और क्या कोई रखवा के भी लेगा? तो जवाब है नहीं। तो फिर अकॉर्डिंगली उस बंदे ने क्या किया बताना, बेंचेस वापस लेके चला गया। हाँ, मुझसे डबल भाड़ा लेने के लिए बात करी, झगड़ा वगड़ा हुआ मेरा थोड़ा सा, बट सेटल कर दिया और मैंने उसको एक ही टाइम का भाड़ा दिया। ओके, अब बात समझ के लो इसमें, अगर मान के चलो ये पूरे पर्टिकुलर केस में वो पर्टिकुलर बेंच वाला बंदा अगर ऐसा बोलते कि भाई देखो मैंने तो ऑफर टू परफॉर्म कर दिया था, बात समझो अभी, अगर वो बेंच वाला बंदा बोलता है मैंने मेरी तरफ से परफॉर्मेंस के लिए ऑफर तो कर दिया था, मैंने डिलीवरी तक भी उसको पहुंचाई, बट उस बंदे ने वो डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं की। अब मुझे आप लोग रैशनली सोच के बताओ, तुम ऐसे किसी भी भलते टाइम को आके बोलोगे कि भाई डिलीवरी ले लो, तो क्या बंदा डिलीवरी लेगा? तो जवाब है नहीं लेगा। तो अगर मैंने रिफ्यूज टू एक्सेप्ट किया उस वक्त, तो क्या वो बेंच वाला ऐसा बोल सकता है कि चलो मैं तो आजाद हो गया, मैंने तो परफॉर्मेंस के लिए ट्राई कर दिया था बट तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, और क्या वो मुझ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्यू कर सकता है क्या? तो जवाब नहीं कर सकता। अरे बात समझे या नहीं समझे? यहां डेफिनेटली मैंने उसे मना कर दिया था, आई हैव डिनाइड हिम, या मैं बोलूंगा वो परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली वो तो रेडी था रे, वो तो उतावला था, रेडी नहीं उतावला था। बट मुझे एक बात बताना, वेदर दैट वाज अ प्रॉपर टाइम टू एक्सेप्ट दैट डिलीवरी? तो जवाब है नहीं। तो जब वो प्रॉपर टाइम ही नहीं था, तो क्या मुझे ना बोलने के बाद वो बंदा क्लेम कर सकता है कि मैंने तो परफॉर्मेंस किया बट सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या ऐसा वो क्लेम रखेगा? तो जवाब है नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि बच्चों वो कोई प्रॉपर टाइम नहीं था। तो ये हमेशा याद रखना। देखो हम लोग ऊपर अभी अभी क्या सीख रहे थे कि जब भी आप डिलीवर या जब भी आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो और सामने वाला उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, ओके, वो सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो याद रखना जो बंदा परफॉर्मेंस कर रहा था, जो बंदा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपने तरफ से काम तो कर दिया था बट सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और जब वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फ्यूचर में ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो परफॉर्मेंस करी थी लेकिन इस सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ऐसा वो बोल नहीं सकता। ओके, ये नॉर्मल सेंस की बात करी। बट जब आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो आपका ऑफर टू परफॉर्म जो होगा वो पहली बात तो अनकंडीशनल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी व्हाट? अनकंडीशनल। मतलब क्या हो रहा अनकंडीशनल का? इसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब आप उसमें कुछ भी कंडीशंस अटैच करके लगा दोगे, ओके, आप अगर बोलोगे नहीं मैं तेरे को वीट सप्लाई करूंगा तो तू मुझे राइस देना, ऐसा अगर बोलोगे तो फिर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोग एक काम करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ स्टिकी नोट्स लगाया करो, या ये जो मॉड्यूल में होता है यहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्पल लिखा करो बेटा, उससे आपको ज्यादा याद आएगा। सिर्फ लेक्चर ऐसा बैठ के देखने से कुछ नहीं होता, आपको वहां लिखना पड़ेगा। ओके, तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो आप वैसे वीट का वहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, भाई मैं वीट तो सप्लाई करूंगा, ओके, बट तू मुझे पैसे तो देना ही देना और उसके साथ में राइस भी देना। ऐसा चलता क्या? नहीं चलता। ये कंडीशंस हो गई। फिर उसके बाद इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम।
प्रॉपर टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो और फिर सामने वाला अगर रिफ्यूज कर दे तो क्या आप खुद को यहां पे भी बचा पाओगे क्या? तो जवाब है नहीं बचा पाओगे। ये चीज का प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके। दूसरी बात, आप जब भी ऑफर टू परफॉर्म करोगे इट मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस ऑल्सो। ये अच्छी प्लेस पे भी होना चाहिए, राइट प्लेस पे भी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। देखो बात बहुत सिंपल है। आप मुझे एक बात बताओ, लेट्स से एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, अपना जैन पाव भाजी, पता है आपको, सबको खाए होंगे आप लोग वहां पे पाव भाजी कभी ना कभी तो, या देखे तो होंगे, या कम से कम सुगंध तो ली होगी। ओके, तो ये जो जैन पाव भाजी है, अब आपको पता है यहाँ पे पाव बार बार लगते हैं, उसके बाद में आलू कांदे वगैरह वगैरह जो भी होता है, ओके, जितने भी आपकी चीजें होती है वो रिक्वायर्ड तो होती है, जो सब्जी मंडी से नॉर्मली आती है। और ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये लोग बल्क में परचेस करते हैं। ओके, अब मान के चलो इन्होंने किसी ओनियन वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हे ओनियन वाले, हमें इतना इतना ओनियन दे दे। ओके, ऐसा पकड़ के चलना, उससे 30-40 बोरी उन्होंने ओनियन मांग लिया। किन्होंने? ये जैन पाव भाजी वालों ने। मान के चलो ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये जो 30-40 बोरी ओनियन इन लोगों ने मांगी, किन्होंने? जैन पाव भाजी वालों ने। तो आपको क्या लगता, उस ऑनियन वाले ने जब डिलीवरी देनी है तो उसने कहां पे डिलीवरी देनी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, जहां उनका वो पर्टिकुलर छोटा सा रेस्टोरेंट है, जहां पे वो पर्टिकुलर पाव भाजी का प्लेस है, उधर ही क्या मिलना चाहिए बताना, ऑनियन की डिलीवरी वहां पे हो जानी चाहिए। ओके, ये आई होप सब लोग अग्री करते होंगे। बट वो ऑनियन सप्लाई करने वाला नाटक करता है, वो बोलता है देखो साहब अपनी गाड़ी वहां तक नहीं आती, तुमको अगर डिलीवरी लेनी है तो वो शिवाजी पुतले तक आओ। मेरे को एक बात बताओ, ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि आप ओनियन लेने के लिए अगर वहां पे 30-40 बोरी ओनियन पड़ा है शिवाजी पुतले पे, तो क्या वहां से आप लोग एक एक बोरी लेते हुए आओगे? तो जवाब है नहीं। इट विल बी वेरी मच इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, तो हमेशा याद रखना, आप जब भी ऑफर टू परफॉर्म करोगे तो सामने वाला उसे रिफ्यूज कर दे तो आप बच जाते हो, ये बात सही है। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस करने वाले हो ना, तो दैट मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस ऑल्सो। अगर आप प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो फिर क्या आप लोग ये क्लेम कर सकते हो कि भाई सामने वाले बंदे को हमने तो डिलीवरी दे दी, हमने तो परफॉर्मेंस कर दी, बट वो बंदा कहीं एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था? क्या आप ऐसा क्लेम कर सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते हो। तो ये बात का हमेशा हमेशा ख्याल रखना कि जब भी आप लोग ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो ये ऑफर टू परफॉर्म पहली बात तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। ओके, आप कभी भी रात बेरात को 11 बजे कॉल करके बोल रहे हो सर बेंचेस लेके आया, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी बात, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्लेस ऑल्सो। ओके, जैन पाव भाजी कहां पे? आप बोल रहे हो साहब 30-40 बोरी, 30-40 बोरीज ऑफ ओनियन है, वो हम शिवाजी पुतले पे उतारते, आप वहां से लेके आ जाओ। अगर ऐसे बचकानी बातें करते हो, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बंदा तो क्लियर कट बोलेगा भाई नहीं चाहिए तेरे ऑनियन, लेके जा। He will refuse to accept the delivery। तो क्या ऐसे टाइम में वो ऑनियन वाला आपके ऊपर स्यू कर सकता है क्या? तो जवाब है अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब यहां आप ही ने रिफ्यूजल किया है टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, बट बेटा उसने ऑफर टू परफॉर्म भी प्रॉपर प्लेस पे नहीं किया ना। तो जब वो प्रॉपर प्लेस पे ऑफर टू परफॉर्म नहीं होगा तो भले ही आपने फिर एक्सेप्टेंस नहीं किया किस चीज का, उस बंदे की परफॉर्मेंस का, तो फिर आप बच के निकल जाओगे। ओके, आई होप आपको सब बातें समझ में आ रही है। ओके, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to promise he do। इसका मतलब क्या होता है? और भाई देखो एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग डेफिनेटली प्रॉपर टाइम पे आप लोग परफॉर्मेंस करो, प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्मेंस करो। इसके अलावा वो सामने वाले बंदे को भी आपने अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किस चीज की अपॉर्चुनिटी?
अपॉर्चुनिटी ऑफ द थिंग दैट जो आपका एक्चुअल में प्रॉमिस था, जो आपका एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही आपका प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने का हमेशा आपने क्या देना चाहिए, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यू शुड हैव गिवन, क्या आपको आपने अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सामने वाले को। किस चीज की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई जिस चीज में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट बराबर प्रॉपर वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉमिस आपका बराबर वैसा ही है कि नहीं, ये चेक करने की आपने उसे क्या देनी चाहिए, हमेशा आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो देखो वापिस से पढ़ो और समझ में आ जाएगा आपको। देखो, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू होम इट इज मेड, मतलब जिस बंदे को आपने क्या किया, ये सब बातें बताई, मे हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग दैट, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए किस चीज का, दैट द पर्सन बाय होम इट इज मेड is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by the promise। तो जो वो प्रॉमिस के लिए बाउंडेड था, मतलब जो उसे प्रॉमिस के लिए फुलफिल करना था, क्या उसने वैसा ही किया, ये चेक करने के सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब जैसे मैंने जो बेंचेस मंगाए थे बच्चों अपने हॉल के लिए, तो मैंने बेंच वाले को क्लियर कट बोला था कि भाई देख, दो लोग आराम से बैठने चाहिए, ऐसा नहीं एकदम चिपक चिपक के, थोड़ा सा गैप रह के भी बैठने चाहिए, ऐसी प्लेस के बेंच बना दो या इतने साइज के बेंच बना दो। और ये जो टॉप होता है तो वो बच्चों के घुटने को ना लगे, नहीं तो आप स्कूल में देखो छोटे छोटे बेंचेस होते हैं, वो ऐसे में बैठ के देखो आपके जैसे लोग, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घुटने ऊपर जाएंगे, बेंच का डेस्क नीचे रह जाएगा। तो मैंने उसे पहले ही बोला कि भाई प्रॉपर हाइट होनी चाहिए और लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब मैंने उसको जो मेजरमेंट्स दे के रखा था, जो डायमेंशंस उसको दे के रखे थे, तो आपको नहीं लगता उस बंदे ने वैसे ही बेंचेस बनाने चाहिए। तो जब वो मुझे डिलीवरी ऑफ दोस बेंचेस करने वाला था, या मैं शॉर्ट में बोलूंगा जब वो मुझे वो बेंचेस सप्लाई करने वाला था, तो फिर वहां पे मुझे क्या करना चाहिए, या उसने मुझे क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किस चीज की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसे चेक करने की कि जो मैंने मेजरमेंट बोला था, जो मैंने डायमेंशन बोला था, क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही है। तो इसकी मुझे उसने क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, क्योंकि प्रॉमिस के हिसाब से वो बंदा 20 बेंचेस उस मेजरमेंट के हिसाब से बनाएगा, तो बेटा आपको नहीं लगता कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये चेक करने की कि क्या उस मेजरमेंट के हिसाब से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो बस अगर वो अपॉर्चुनिटी दे तो ठीक, नहीं दिया और मैंने फिर रिफ्यूज कर दिया उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करने को, तो फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई तूने परफॉर्मेंस करते वक्त तूने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरे पे कोई ठपरा फोड़ सकता है क्या, तो जवाब है नहीं फोड़ सकता। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये आपके 2 पॉइंट्स हुए। बच्चों हम लोग क्या समझ रहे, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। देखो भाई, हम लोग ऑफर टू परफॉर्म करने वाले थे, हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी थे, बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे, तो सवाल है इस केस में क्या होगा, तो जवाब है हम बच जाएंगे। ओके, क्योंकि हमने हमारी तरफ से परफॉर्मेंस कर दिया, अब सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे क्या कर सकते, तो हम लोग बच जाएंगे और वो सामने वाला बंदा ये नहीं बोल सकता कि इसने ये परफॉर्मेंस नहीं किया। ओके, लेकिन आपको ऐसे बच के निकलना है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात, जो आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो भी आप लोग क्या करने वाले हो, परफॉर्मेंस करने वाले हो, इट मस्ट बी व्हाट, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए। ओके, मतलब उसमें आप कंडीशन अटैच मत करो, जैसे मैं वीट दूंगा बदले में आप 10 kg ऑफ राइस दे देना, ऐसा चलेगा क्या, तो जवाब है नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जब भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ये प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। इन शॉर्ट, आप अगर ऐसे रात बिरात को कॉल करके बोल रहे हो कि भाई मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूं, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी बात, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, मतलब वो डिलीवरी जानी वहां पे और आप कहीं और से बोल रहे हो भाई यहां से उठा के लेके जाओ, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वैसे ही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो सामने वाले को ये चेक करने के लिए कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे प्रॉमिस हुआ था, क्या उसके अकॉर्डिंग ही फुलफिलमेंट हो रहा, क्या
ये चेक करने की उसे अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलनी चाहिए। ओके, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द promisee, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that thing offered is the thing which the promiser is bound by the promise। और ये भी बात हो गई कि भाई जब भी आप कोई चीज डिलीवर करोगे तो वो प्रोमिसी को एक अपॉर्चुनिटी दो कि आप वही चीज तो डिलीवर कर रहे हो ना जिसकी उसने डिमांड करी थी। जैसे मैंने अभी अभी आपको बेंचेस का एग्जांपल दिया तो वो यहाँ पे फिट बैठ जाता है। ओके, तो अब इसको मुझे वापस बोलने की जरूरत नहीं है। आई होप आपके दिमाग में गया होगा, मैंने जो जो भी आपको समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन शॉर्ट दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपको ये दिमाग में अब तो जाना ही चाहिए। ओके, उसके बाद अब हम लोग एक और नए मुद्दे पे जाते हैं, बट नए मुद्दे पे जाने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग पहले से अब तक का एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ओके बेटा, हमने सबसे पहले देखा था ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्लिगेशन होता है आप लोगों का। ओके, तो हमने क्या बोला था भाई, आपने या तो परफॉर्म करना चाहिए या तो ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए, ये बात सबसे पहले बोला। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई वैसे तो प्रोमिसर नहीं करना चाहिए, बट इन केस प्रोमिसर की डेथ होती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ओके, ये बात हमने देखी। बट जहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ना हो, जहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ना हो तो वहां पे परफॉर्मेंस किसने करना चाहिए बताना। तो जब पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होगी तब परफॉर्मेंस आपका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता, बट वेयर पर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड तो वहां रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ये बात आपके दिमाग में रखना। ओके, फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा गए, फिर हमने देखा भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है और ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है, ये सब भी बातें हमने देखी। तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती, ऑफर टू परफॉर्म क्या होता। तो बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको बोलते, जब आप जो प्रॉमिस कर चुके हो ना वो सचमुच में फुलफिल कर देते, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ऑफर टू परफॉर्म क्या होता, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता। तो याद रखना, जब आप आपके तरफ से परफॉर्मेंस करने के लिए तो रेडी हो बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे, दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, ऑफर टू परफॉर्म। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, जैसे मैं अभी अभी की तो बात कर रहा था ना, वो बेंचेस लेके आया, वो भले ही 11 बजे लाया बट बेटा वो डिलीवरी तो करना चाहता था ना, बट कुछ भी बेढंगे टाइम पे आ रहा है तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसे मना किया। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा बच्चों कि बंदा परफॉर्म तो करने के लिए रेडी था, तो इसको बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म। ओके, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं और इसी को टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। आई होप दिमाग में गया होगा। तो ये सब बातें हमने देखी। फिर इसके बाद हमने देखा बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता, ये बातें हमने देखी। तो आपने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस सबसे पहले तो प्रोमिसर खुद कर सकता। ओके, प्रोमिसर खुद कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां पे पर्सनल स्किल्स वगैरह इन्वॉल्व होती है तो वहां पे डेफिनेटली आपके प्रोमिसर ने ही क्या करनी चाहिए, परफॉर्मेंस करनी चाहिए। फिर हमने बोला कि भाई एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता। तो एजेंट परफॉर्मेंस कब कर सकता, तो याद रखना जहां पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन नहीं होती इन्वॉल्व तो वहां पे एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकते। फिर उसके बाद हमने बात की थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में हमने क्या बोला कि जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, और जहां पर्सनल स्किल्स नहीं होती तो वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। बट एक बात और देखा हमने कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जब भी परफॉर्मेंस करने की बात करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब भी होता है ना बच्चों, वो जब भी परफॉर्मेंस करेगा तो हमेशा याद रखना जितना उसने असेट इनहेरिट किया, इन शॉर्ट उसे जितनी असेट मिली बस वो उतने की ही क्या करने वाला है, परफॉर्मेंस करने वाला है। उससे ज्यादा की परफॉर्मेंस करेगा क्या, तो जवाब नहीं करेगा। सवाल है थर्ड पर्सन भी कर सकता क्या, हाँ जी थर्ड पर्सन भी कर सकता। इसमें हमने क्या देखा कि अगर प्रोमिसी किसी थर्ड पर्सन से डिलीवरी या मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले, किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले किसी एक बंदे के बिहाफ पे, तो वो फिर उस बंदे को वापस स्यू नहीं कर सकता। ए ने बी को देने थे 1 लाख, ए बी को नहीं दे पाया 1 लाख रुपए,
तो सी ने बी को दे दिए 60,000 रुपीज और बी ने एक्सेप्ट भी कर लिए, तो फिर बी अब ए पे स्यू नहीं कर सकता 1 लाख को, किया तो 40,000 के लिए कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये चीज का याद रखना। फिर उसके बाद ज्वाइंट प्रोमिसर्स की हमने बात देखी। तो बेटा ज्वाइंट प्रोमिसर के बारे में आप लोगों ने क्या बोला, तो भाई ज्वाइंट प्रोमिसर होते हैं जो लोग 2 से ज्यादा लोग ऐसा मान के चलो जब प्रॉमिस करते हैं कोई परफॉर्मेंस करने का, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट योर ज्वाइंट प्रोमिसर। और ये जो भी ज्वाइंट प्रोमिसर होते हैं ना बच्चों, तो मोस्टली तो इन्होंने ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए, मोस्टली ज्वाइंट प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। बट एक आधी बार एक आधा ज्वाइंट प्रोमिसर अटपा तो फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ही विल हैव टू परफॉर्म, उसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात आप लोग आपके दिमाग में फिट कर दो, ओके। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर सारे के सारे ज्वाइंट प्रोमिसर अटपे तो उनके जो छोटे छोटे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उन्हें यहां पे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। फिर हमने देखा कल डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। तो अगर आपको याद हो सक्सेशन एंड असाइनमेंट के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता वो हमने समझ के लिया था। क्या देखा था बच्चों हमने, देखो सक्सेशन क्या होता है, कोई अगर लेट्स से फादर की डेथ हो तो उसके बच्चे को बर्डन भी मिलेंगे और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बर्डन का मतलब है लाइबिलिटीज, he will be getting what liabilities, तो जो लोगों को देना बाकी ना भाई उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज, तो वो तो वहां लगने ही वाली है। उसके अलावा उसे और क्या मिलेगा बताना, उसे बेनिफिट भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो यहां पे उसे क्या क्या मिलने वाला है बताना, बेनिफिट भी मिलेगा और उसे लाइबिलिटी भी मिलेगी। दिस इज योर सक्सेशन, ठीक है। और असाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों, तो बेटा असाइनमेंट में एक चीज याद रखना, असाइनमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं क्या, आपको सिर्फ मिलने वाले हैं यहाँ पे बेनिफिट्स, और यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज कभी ट्रांसफर होती है क्या, तो जवाब है नहीं ट्रांसफर होगी, ओके। और बच्चों फिर अभी अभी हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, हमने एक ही बात बोला कि अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे तो यहां पे क्या होगा, फिर वो बंदा वापस नहीं बोल सकता कि इस पर्टिकुलर बंदे ने नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वो कभी क्लेम नहीं कर पाएगा, ओके। ये बात हमने बोली। हाँ, लेकिन अगर ऐसा क्लेम कराना है तो उसके लिए पहले आपको जब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो कुछ बातें आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस जब भी करोगे तो अनकंडीशनल करो, आपको ये कंडीशंस अटैच मत करो कि मैं तो परफॉर्मेंस करूंगा बट जैसे मैं वीट तो सप्लाई करूंगा बट तू पैसे तो देना ही देना, उसके साथ में मुझको राइस भी देना, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कंडीशनल परफॉर्मेंस नहीं जमती, ओके। उसके बाद में जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, दोनों भी प्रॉपर चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं होगा, ओके। एंड सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू मीट इज मेड हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग, आप उस बंदे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देना, ये बात का भी आप लोग ख्याल रखना। जैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट था तो बस आप वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, या उस बंदे को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ओके। और जिस चीज का डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही है क्या, तो ये भी उसे देखने की आपने क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप टू नाउ। An offer to one of several joint promises have same legal consequences as an offer to all of them। तो भाई अगर joint promise ही हो गया ना तो सबके जैसा ही यहाँ पे क्या आता है बताना, आपका ये पर्टिकुलर पार्ट आएगा। तो इधर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आई होप आपके दिमाग में भी चला गया होगा, ओके। अब ये सब होने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ओके। तो इसका मतलब क्या हो रहा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर बंदा प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिफ्यूजल कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस करने से, इन शॉर्ट आप इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, ओके। हमारे लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस करने से रिफ्यूज करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अरे बेटा ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो रे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो इधर छोटा सा दिया, अपन ने तो इतना बड़ा सेक्शन वहां पे देख के रखा हुआ है, पूरा हमने यूनिट देख के रखा है, पर ठीक है पढ़ लेते हैं एज अ फॉर्मेलिटी बोल के। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म,
जब कभी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रही है, रिफ्यूज टू परफॉर्म कर रही है और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, या खुद को गायब कर देती है पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोमिसी क्या कर सकता है बताना, खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। पता है ना आपको, आप अगर आपका प्रोमिसी फुलफिल नहीं कर रहे तो सामने वाला उसे क्या कर सकता है बताना, पुट टू एन एंड, मतलब पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वो खत्म कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। Unless he has signified by words or conduct his acquiescence for continuing it। अब ये सब वर्ड्स आपने उधर ही देख के रखे थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, वो अगर अपने वर्ड्स और कंडक्ट से बताता कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, एक्विजेंस का मतलब होता है इंटरेस्टेड विथ इट्स कंटिन्यूएंस। हाँ, वैसे तो अगर सामने वाला रिफ्यूज कर दे तो आपने उसको उधर ही रिजाइन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हो, बट आप आपका इंटरेस्ट बता रहे हो कंटिन्यूअंस में, तो बात अलग रहेगी। ओके, ये एग्जांपल है वो किसका, सिंगर का। ए सिंगर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैनेजर ऑफ थिएटर। अब ये सेम की सेम एग्जांपल हमने वहां पे भी देखा, तो इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करते। ओके, और यहां पे और बोल दिया, इट इज क्लियर दैट इन केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू राइट्स एक्रूड टू द एग्रीड पार्टी। अगर कोई बंदा ब्रीच कर दे तो एग्रीड पार्टी को क्या राइट रहेंगे, या तो टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब रिजाइन कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, या तो इंडिकेट बाय वर्ड्स और कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूअंस, या तो वो बता दे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं कंटिन्यूअंस में। ओके, तो ये तो अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना बच्चों। In case promisee decide to continue the contract, he would be entitled to put to an end of contract on the ground subsequently। वो बाद में भी इसको खत्म कर सकता। जैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, जब हुआ तब रिजाइन नहीं करते, ड्यू डेट तक वेट करते और फिर बाद में भी आप रिजाइन कर सकते हो। ओके, इन इधर केस द प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस। अब कोई भी केस हो आप लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच। अगर आपको ब्रीच से नुकसान हुआ तो आप डैमेजेस भी जरूर वसूल कर सकते हो। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बाकी का हम लोग पार्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।